Hello everyone. Let us start with the reading and explanation of chapter gravitation. That is the eighth chapter from class 11. So we'll be discussing all the important points and let us start first with the introduction. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो इम्पॉर्टेंट लाइन है दैट इज़ हिस्टोरिकली इट वाज इटालियन फिजिसिस्ट गैलीलियो who recognized the fact that all bodies irrespective of their masses are accelerated towards the earth with a constant acceleration. ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जिसके बाद ही ग्रेविटेशन की शुरुआत हुई थी एंड ये गैलीलियो ने इसको रिकॉग्नाइज किया था. Next, the earliest recorded model for planetary motions proposed by Ptolemy about 2000 years ago was a geocentric model in which all celestial objects, stars, sun, and the planets all revolved around the Earth. So again, ये भी एक introduction के बारे में ही point है. So आगे move करते हैं. Similar theories were also advanced by Indian astronomers some 4000 years later. The heliocentric model was already mentioned by Aryabhatta in his treatise. 1,000 years later, a Polish monk named Nicholas proposed a definitive model in which the planets moved in circles around a fixed central sun. So अब यहाँ तक कहानी पहुँच गई थी कि planets circles में सन के अराउंड मूव करते हैं. तो यहाँ तक ये proposition आ चुका था. Nobleman called Tycho Brahe, hailing from Denmark, spent his entire lifetime recording observations of planets with the naked eye. तो इस तरह से उस टाइम तो कोई ऑब्जेक्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे थे नहीं. सो ही ऑब्जर्व्ड विद हिज आइज. हिज असिस्टेंट जोहानस कैप्लर लॉ आपको बताऊंगे तो उसके बारे में बहुत डिटेल्ड हम स्टडी करेंगे. He could extract from the data three elegant laws that now go by the name of Kepler's laws. तो ये हम बाद में डिस्कशन भी इसके ऊपर करेंगे. These laws were known to Newton and enabled him to make a great scientific leap in proposing his universal law of gravitation. So हमारी कहानी की स्टार्टिंग ही हम Kepler's law से करने वाले हैं. उसके बाद हम धीरे धीरे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर भी आएंगे जिसको किया गया था Kepler's law की वजह से ही प्रपोज. सो कैप्लर्स लॉज को डिस्कस करते हैं अब. तो हमारे पास 3 लॉज हैं जो कि कैप्लर ने दिए थे. फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ ऑर्बिट्स. तो इसमें क्या होता है कि सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सन के अराउंड मूव करते हैं. अब आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो उसमें आप इलिप्स का टॉपिक पढ़ोगे. सो उसमें आपको बताएंगे कि इलिप्स के 2 फोकस होते हैं और यहाँ पर एक फोकस पर हम सन को रख देते हैं और बाकी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सारे प्लैनेट्स उस सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. सो आगे चलते हैं. For any point t on eclipse, the sun, the sum of distances from focus 1 and focus 2 is a constant. So that focus 1 and focus 2 दोनों foci होते हैं. And for a circle, the two foci merge into one and the semi-major axis becomes the radius of circle. तो आप ये फिगर देखो, इसमें आपको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दी हुई है. सेमी मेजर ऑफ एक्लिप्स जो सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एक्लिप्स है उसके बारे में आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो. ये 2a and then 2b. Second law, that is another important law of areas. The line that joins the planet for the sun. ये देखो, ये सन है एंड ये प्लैनेट है. ये जो बीच में लाइन इनको ज्वाइन करनी है दैट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो यहाँ पर आप देखो सन के बिल्कुल लेफ्ट में जितना एरिया स्वेप्ट हुआ है, जो सन के बिल्कुल राइट में प्लैनेट और सन के बीच में जो एरिया स्वेप्ट हुआ है उनका जो मैग्नीट्यूड है दैट वुड बी सेम. इक्वल इंटरवल्स में इक्वल एरिया उनका आएगा. ये हमारा सिंपल सा लॉ ऑफ एरियाज है. आगे चलते लॉ ऑफ पीरियड्स. सो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एक्लिप्स ट्रेस्ड आउट प्लैनेट. मेजर एक्सिस का मैग्नीट्यूड यू नो इट्स 2a एंड सेमी मेजर एक्सिस a होता है. तो यहाँ ये सिंपली यही कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है टी स्क्वायर दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, a का क्यूब. जैसे हमने पहले ऊपर रीड भी किया था कि जो a होता है दैट बिकम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो हम a बोले या r बोले एक ही बात है इन केस ऑफ इक्लिप्स हेयर. तो अब हम आगे चलते हैं. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दिस इज़ वैलिड फॉर द सेंट्रल फोर्स. इस पर जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको कई बार लीनियर मोमेंटम तो नहीं बट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ता है ना. आपका आंसर काफ़ी डायरेक्टली आ जाता है.
सेंट्रल फोर्स इज सच दैट फोर्स ऑन प्लैनेट इज़ अलॉन्ग वेक्टर जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट, ये बिल्कुल सही बात है। एंड आप यहाँ से अगर एक डेरिवेशन करें तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दैट इज़ इन इसका और एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशनशिप है एरिया और एंगुलर मोमेंटम का, सो दैट इज़ डेल्टा ए बाई टी, डेल्टा टी इक्वल्स एल बाई 2m। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेरिवेशन आपको पूछ भी सकते हैं। एंड आगे हम चलते हैं अब। नाउ ग्रेविटेशन इज सेंट्रल फोर्स, जैसे आपने देखा ये लॉ ऑफ एरियाज को भी फॉलो करता है, सो इसीलिए ग्रेविटेशन एक सेंटर पे लगने वाला फोर्स है। एंड आगे चलते हैं यूनिवर्सल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक एक्सलरेशन का देखो, दैट इज़ वी स्क्वायर बाय आर, ये आपको पता है। नाउ वी स्क्वायर की आप वैल्यू पुट करो, वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू पुट करो, दैट इज़ 4π² RM/t²। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाता है। एंड टाइम पीरियड जो है दैट इज़ अबाउट 27.3 डेज मून पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब चलते हैं। एक्सलरेशन इज on the moon is much smaller than the values of acceleration due to gravity on surface of earth, ठीक है। नेक्स्ट चलते सेंट्रल फोर्सेस के बारे में, तो यू कैन रीड दिस, अपने आप रीड कर सकते हैं, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बट इट्स क्वाइट सिंपल, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। तो आप यहाँ से अब जब आप इसका फॉर्मूला डिराइव करोगे, फोर्स इक्वल्स G m1m2/r², तो आप अगर r को बढ़ाओगे तो नेचुरली आपका ग्रेविटेशनल फोर्स तो डिक्रीज ही होगा, अगर उसको कर दोगे तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो है कि उसने डिफाइन कैसे किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। सो ही सेड एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज़ आर स्क्वायर। तो ये इस तरह से सिंपल सा हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइन हो जाता है। सो ये इसका फॉर्मूला भी दे रखा है। एंड इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, दैट वुड बी फोर्स इक्वल्स -G m1m2/r³ इंटू आर कैप। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव, ऑब्वियसली अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। मतलब फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक बॉडी 1 जो 2 पर लगा रही है, तो वो दैट वुड बी इक्वल टू द बॉडी 2 दैट इज जिसके ऊपर 1 लगा रही है। सो फोर्स 1 2 इक्वल्स फोर्स 2 1, सो दे आर इक्वल। बट माइनस आएगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर, यू नो न्यूटन्स थर्ड लॉ, सो वो हमें मेंटेन रखना है, दैट हैज़ टू बी कांस्टेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक रिजल्ट है जिसको हमें देख लेना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हॉलोस्कल शेल, तो एक हॉलोस्फेरिकल शेल है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म तरीके से डेंसिटी बराबर है उसमें। सो पॉइंट मास इज सिचुएटेड आउटसाइड इट जस्ट एज इफ द एंटायर मास ऑफ शेल इज कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ शेल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर ऑफ शेल पर ही सारा उसका मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है इन केस ऑफ हॉलो स्फेरिकल शेल। अब नेक्स्ट चलते हैं न्यूटन्स प्रिंसिपल, सो यू कैन रीड दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इससे पहले एक पॉइंट देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हॉलो। अब हम हॉलो स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन अ पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड इट, जीरो। अब इनसाइड होगा, आउटसाइड में आपका आ जाएगा, दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन ज़ीरो। सो इसके फॉर्मूलेज भी आप डिराइव कर सकते हैं, अभी आगे देखेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में आप देखो, ये आपको काफ़ी सिंपल तरीके से मालूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको टॉर्क के माध्यम से यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो आप ऑब्वियसली इस फोर्स को इक्वेट कर सकते हो टॉर्क इनटू डिस्टेंस से। सो दैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड एंड देन उसके बाद ये फाइनली यहाँ से आपकी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इनवर्स इस तरह से आ जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, नाउ अगेन वेरी सिंपल टॉपिक, आप देख सकते हो उसको। एंड यहाँ पर अगेन डेरिवेशंस ही हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं है, यू कैन सी डेरिवेशंस कैसे हैं अगर आप देखना चाहते हो तो। एक्सेलरेशन इट्स अ रीडेबल
readily measurable quantity and it is a known quantity radius on earth surface. तो यहाँ फॉर्मूले के बेसिस पे आप देख सकते हैं दैट इज़ gm/r²। एंड काफ़ी सिंपल तरीके से आप डिराइव कर सकते हो। आपको फोर्स की वैल्यू gm1m2/r² पता है एंड m कैंसिल हो जाएगा अपर m से, तो वी हैव सिंपली आंसर एज gm/r²। सो नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आने वाले हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे पहला फोर्स अगर हम h हाइट पर ले रहे हैं सो दैट हैज़ टू बी gmmre प्लस h का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। सो इसमें जितना हाइट हम ऊपर जाएंगे उतना ऐड हो जाएगा। आगे चलते हैं। सो दिस इज़ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसका फॉर्मूला है GH इक्वल्स g1 - 2h/r। एंड आगे ये पॉइंट है फोर्स ऑन मास m ड्यू टू आउटर शेल ऑफ थिकनेस d इज़ 0, ठीक है। आगे अब देखो, सो यहाँ पर हम डेप्थ के फॉर्मूलेस की भी बात कर लेते हैं। सो अगेन यहाँ पर जो फोर्स आ जाएगा दैट वुड बी gmmre माइनस g अपॉन r। किसके इसका फॉर्मूला आता है बिलो द अर्थ सरफेस के लिए। सो दैट इज़ g इफेक्टिव मतलब gd इक्वल्स g1 - g/r। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं and these are very important formulas. A point है acceleration due to Earth's gravity is that it is maximum on its surface decreasing whether you go up or down. तो acceleration due to gravity जो Earth की surface पे valid है that is maximum on its surface and वो decrease करती है चाहे आप up जाओ चाहे down। वो आपने जब formulas में भी देखा है तो that is inversely proportional। सो यहाँ सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर ऊपर जाओगे इन्वर्सली तो मतलब आपका डिक्रीज़ ही होना है, आप कहीं भी चले जाओ, सिर्फ सरफेस पे मैक्सिमम होगा। अब है टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं काफ़ी हद तक वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। सो आप जी का ना दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस फॉर विच वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऑब्वियसली ये हमने वर्क एनर्जी पार्ट में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगेन कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ पर वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है, चाहे जो भी पाथ फॉलो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ही देखी जाती है पार्टिकल की, ना कि उसका पाथ, जैसे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में देखा जाता है। सो यहाँ पर अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो आपका फॉर्मूला आप देख सकते हैं दैट कैन कम, यहाँ पर आप देख लेना। So we are not discussing about the formulas, but so next पोटेंशियल माइनस gm1m2/r इस तरह से आ जाएगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विल हैव टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जीज। तो एक अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ एनर्जीज, ऑल द एनर्जीज, ठीक है। काइनेटिक नहीं होगी क्योंकि वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो वी हैव वेलोसिटी एज 0, सो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी का टोटल सम ऑफ एनर्जीज के बराबर आता है। नेक्स्ट अगेन न्यूमेरिकल्स है, सो यू कैन सी दैट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी डेरिवेशन फॉर्मूला सब कुछ इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट एज वेल, दैट इज़ एस्केप स्पीड। सो यहाँ पर ये जो स्पीड है दैट बेसिकली हेल्प्स टू रीच इन्फिनिटी, मतलब अर्थ की सरफेस से निकल कर इन्फिनिटी तक क्या कहीं भी जाना हो तो दैट इज़ द एस्केप स्पीड, जिस स्पीड से वो अर्थ की सरफेस को लीव करता है। सो दैट इज़ द एस्केप स्पीड। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, एंड जी हेयर इज़ स्मॉल, क्योंकि gm/r² आपको पता है स्मॉल g के बराबर होता है, तो आप इसको इससे कर सकते हैं। सो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, आप वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते रहना। एंड यहाँ पर जो अर्थ के सरफेस पर मिनिमम आएगी, इसका मैग्नीट्यूड आप चाहे याद रख लो, क्योंकि ये भी आपसे डिराइव करने को बोल सकता है गिवन द मासेस एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स, ये सब दे रखा हो तो दैट इज़ 11.2 km/s, and this is sometime escape speed, this is also sometimes loosely called as escape velocity। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ मून के लिए भी इन्होंने दे रखा है दैट इज़ 2.3 km/s एंड इट इज़ अबाउट 5 टाइम्स स्मॉलर जो अर्थ के सरफेस पे। इसका मतलब कि मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इस कारण से इतना ज़्यादा स्मॉल आता है। गैस मॉलिक्यूल्स अगर सरफेस ऑफ मून पे फॉर्म होते हैं दैट लार्जर वेलोसिटीज दैन दिस विल एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। अगेन देन न्यूमेरिकल्स, अब आगे पॉइंट्स पे चलते हैं। सो वी हैव अर्थ सैटेलाइट्स, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अगेन। कैप्लर्स लॉज सारे एप्लीकेबल होते हैं हमारे अर्थ के सैटेलाइट पे, सारे लॉज को फॉलो करेंगे हमारी सैटेलाइट्स। सो बेसिकली जो ऑर्बिट्स होते हैं अर्थ की, द
आइदर सर्कुलर और दे आर इलिप्टिकल. मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ये आपको पता ही है. बाकी सब आर्टिफिशियल है, मैन मेड है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम. एंड यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी आएंगे, सो यू शुड रिमेंबर देम. सो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं नाउ, दीज आर बेसिकली यूज्ड इन द फील्ड्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, जियोफिजिक्स, मेट्रोलॉजी, वेदर रिपोर्टिंग, टीवी. कम्युनिकेटिव फोर्स आता है दैट इज इक्वल टू mv²/r + h, क्योंकि हम h हाइट ऊपर जा रहे हैं. ठीक है. उसके बाद है अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सो दैट यहाँ पर टाइम का आपका डेरिवेशन दिया हुआ है, तो काफ़ी सिंपल चीज़ें कैन डिराइव ऑन द स्पॉट. तो अगेन यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 85 मिनट्स आता है अर्थ के सरफेस पे, अगर हम बात करें किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड. एंड अब हम बात करते हैं एनर्जी की. एनर्जी अगेन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² आएगी. एंड यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने वी की निकाली है, तो यहाँ पर gmm/2r + h आ जाती है. सो यू कैन रिमेंबर दिस. पोटेंशियल एनर्जी भी अगेन आप यहाँ से देख सकते हैं, इन दोनों का सम हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर ली है. सो टोटल एनर्जी सर्कुलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है एंड ट्वाइस है मैग्नीट्यूड में ऑफ द पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी. इसलिए ओवरऑल जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी आएगी, दैट वुड बी नेगेटिव. अब बात करते हैं, आगे चलते हैं. ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट जैसी इलिप्टिकल बन जाती है. दोनों के दोनों काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वेरी करते हैं, बट टोटल एनर्जी फिर भी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है वो लग जाता है. बट नेगेटिव आता है, वो क्यों आता है हमने ऑलरेडी बात कर लिया उस बारे में. सैटेलाइट्स ऑलवेज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड हेंस द एनर्जीज कैन नॉट बी पॉजिटिव और ज़ीरो. ठीक है. सो अब हम ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद अब हम टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे. वी हैव 2 टाइप्स कैटेगरीज, जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स. सो अगर हम बात करें सबसे पहले, यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं. सो दीज आर सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन पे, एंड इनका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है. आप यहाँ इसका फिगर भी देख सकते हैं. तो ये इस तरह से, ये पोलर सैटेलाइट है बेसिकली. सो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं. तो ये आप सोली आप इसको रीड कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज़ ए टॉपिक विच यू शुड अंडरस्टैंड एंड इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको एज सच. तो यू कैन रीड दिस. अब हम एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट वेटलेसनेस. सो वेटलेसनेस इज़ लाइक कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट. ये तो हमें पता ही है वेट की. ठीक है. सो यहाँ पर इन्होंने ये जो स्टैंजा है इसमें जो इसका सार निकाल के दिया, दैट इज़ इफ़ द ऑब्जेक्ट वर अ ह्यूमन बीइंग ही और शी विल नॉट फील हिज वेट सिंस देयर इज़ नो अपवर्ड फोर्स ऑन हिम. ठीक है. सो ये एक आप केस ये पूरा एक बार रीड कर लेना. ठीक है. दिस इज़ a very important thing that you should understand. When an object is in free fall, ठीक है, it is weightless and this phenomena is usually called the phenomena of weightlessness. यहाँ पर बिल्कुल भी उस पर कोई upward force नहीं लगता, जिसके कारण balancing of forces नहीं हो पाती. So there is weightlessness. In a satellite around the Earth, every part and parcel of satellite has an acceleration towards the center of Earth, which is exactly the value of Earth's acceleration due to gravity at that position. तो quite understood है. Thus in satellite, everything inside it is in a state of free fall. So very good example. अभी हमने satellites की इतनी अच्छे से बात की है and उसको हम free fall से भी relate कर पा रहे हैं. So that's a very good thing, very good point as well. In a manned satellite, people inside experience no gravity. So again यहाँ पर भी वेटलेसनेस की फीलिंग आती है. सो ग्रेविटी फॉर अस डिफाइंस द वर्टिकल डायरेक्शन एंड दस फॉर देम देयर आर नो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शंस आर द सेम. पिक्चर्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स फ्लोटिंग इन सैटेलाइट शो दिस फैक्ट. तो अब आपने जो फेमस पिक्चर्स देखी होंगी उसके पीछे का आपको रीज़न पता है दैट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस. वहाँ कोई भी उनको डायरेक्शन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में डिस्टिंक्शन नहीं मिलता है, ऑल डायरेक्शंस आर द सेम. सो दे आर एबल टू फ्लोट आउट द एक्सपीरियंस नो ग्रेविटी जो उनको अपनी तरफ खींच पाए. इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन किया गया है. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होंगी क्या क्या चीज़ें हमने. हालांकि यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूलाज आ सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, वो एनसीईआरटी ने तो मेंशन नहीं किया, बट इफ़ यू वांट यू कैन डिराइव देम, यू कैन सॉल्व देम राइट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो विद दिस आप यहाँ पर
देख सकते हैं इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी। तो इसमें एक जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो इसको भी ज़रूर रीड कर लेना। इसमें जो रिजल्टेंट होता है वो सभी इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के बराबर आता है। सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड एंड काफ़ी अच्छे से आई होप आपको क्लियर हुई होंगी कि एनसीईआरटी में कैसे कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड ये आपको ज़रूर रीड एक बार कर लेनी चाहिए, राइट, क्योंकि इससे आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है। स्पेशली अगर आप इसको चैप्टर एक बार कंप्लीट करने के बाद रीड करते हैं तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी होती है, क्योंकि पहली बार जब आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, बट बाद में जब आप अंडरस्टैंडिंग एक बार ले चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं, आप काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, देन इसको रीड करने का मज़ा ही अलग होता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए उसी पर्पज़ के लिए यूज़फुल थी। एंड नाउ we'll be meeting soon in the next video. Till then, goodbye.